सखी और नर्म दिल बादशाह था। वो अपनी मलिका सोफिया और शहजादी ईशा के साथ रहता था। बादशाह को अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा सबके साथ इंसाफ करता, खुद बाजार जाता और तमाम अशिया की कीमतें खुद मालूम करता, ताकि अंदाजा हो सके कि कोई दुकानदार किसी चीज को महंगे दाम तो नहीं बेच रहा। इसके इलाके के लोग ईमानदार थे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि बादशाह अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखता था। इसलिए आवाम भी अपने बादशाह से बहुत प्यार करती थी। जहाँ बादशाह बहुत रहम दिल और सखी था, वहीं वो बेईमान और धोखेबाज लोगों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था और उनको सख्त से सख्त सजा देता। यही वजह थी कि लोग इसके कहर से बहुत डरते थे और कोई भी बेईमानी करने का नहीं सोचता था। बादशाह अक्सर औकात अपनी मलिका सूफिया और शहजादी ईशा के साथ तफरी के लिए निकलता तो लोगों के लिए अपने खजाने लौटाते जाता, जिससे गरीब लोगों की मुश्किलात दूर हो जाती थी। हर महीने बादशाह अपने महल में दरबार लगाता, जिसमें दूर दराज से लोग आते और अपनी मुश्किलात और शिकायत बादशाह को बताते, जिस पर वो उनकी मुश्किलात को हल करता और उनके सवालात का भी हल निकालता। बादशाह की सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर थे। पास के गांव में बशीर नाम का एक कमियार रहता था, जो कि बहुत गरीब इंसान था और उसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। वो परेशान हालत में चला जा रहा था कि इसे इसका एक दोस्त मिला। इसके दोस्त ने परेशानी का सबब पूछा तो बशीर ने कहा, भाई क्या बताओ, हालात बहुत खराब हो गए हैं। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा और न ही काम धंधा चल रहा, बस इसी वजह से परेशान हूँ। इस पर बशीर का दोस्त इसे कहता है, पास के इलाका का बादशाह बहुत सखी और नेक दिल है। वो गरीब लोगों की बहुत मदद करता है और कल ही वो अपना दरबार लगाने वाला है, तो तुम इधर चले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इस पर बशीर अपने दोस्त को कहता है, भाई तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। मैं कल ही जाता हूँ और बादशाह से अपनी गरीबी को दूर करने की दरख्वास्त करता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही बशीर इस बादशाह की रियासत तरफ चल दिया। दोपहर के वक्त वो इस रियासत में पहुंच गया। दरबार में जाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दरबार लोगों से कुछ सवालात पूछकर इनको अंदर जाने देता। कुछ लम्हे बाद बशीर के अंदर जाने की बारी आ जाती है। बशीर जब गेट पर पहुंचता है तो दरबार उसे रोक लेता है और कहता है, अंदर जाने के पैसे लगेंगे, लाओ जल्दी से मुझे कुछ पैसे दो और अंदर चले जाओ। भाई किस बात के पैसे, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। देखो अगर अंदर जाना है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वरना इधर से चले जाओ, मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा। भाई तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो एक काम करो, जब तुम बादशाह के पास जाओ तो बादशाह तुम्हें जितना सोना दे तुम उससे ज्यादा सोना मांगना और फिर जितना भी सोना तुमको मिलेगा इसमें आधा सोना तुम मुझे दोगे। अगर तुमको ये शर्त मंजूर है तो मैं तुमको अंदर जाने दूंगा। ठीक है भाई, मैं तुमको आधा हिस्सा दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। अब वो दरबान बशीर को अंदर जाने देता है। बशीर बादशाह की बारगाह में पहुंच जाता है और देखता है कि सभी लोग बादशाह को अपनी मजबूरी बताते हैं और बादशाह उनकी मदद करता है और उनको बहुत सारा सोना और पैसे देता है। कुछ देर बाद बशीर बादशाह सामने हाजिर होता है और बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, मैं पास के गांव से आया हूँ और बहुत गरीब इंसान हूँ। गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। आपके बारे में बहुत सुना के आप बहुत सखी इंसान हैं और गरीबों की मदद करते हैं। मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। बशीर की बात सुनकर बादशाह उसे कुछ तहाइफ और सोना देता है, जिसके लेने के बाद बशीर बादशाह से कहता है, बहुत शुक्रिया बादशाह सलामत, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे और आपकी उम्र दराज करे, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मुझे थोड़ा और ज्यादा सोना दिया जाए। इस पर बादशाह बशीर से कहता है, ये लालची आदमी, हमने तुमको इतने ज्यादा इनामात और सोना दिया, फिर भी तुम्हें मजीद सोने की लालच क्यों है? ये सब तुम्हारे लिए कम है क्या? इस पर बशीर बादशाह से कहता है, बादशाह सलामत, जान की ईमान पाओ तो एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ और न ही मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। जब मैं महल के गेट पर आया तो दरबान ने अंदर आने के लिए मुझसे कुछ रकम का मुतालबा किया।
और अदा न करने की सूरत में मुझे अंदर आने से रोक दिया। ये बात सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगूला हो जाता है और बशीर से कहता है, मुझे सारी बात तफसील से बताओ। मेरी हुकूमत कोई भी इंसान धोखेबाजी करेगा तो मैं उसको सख्त से सख्त सजा दूंगा, और अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो मैं तुम्हें भी कैद कर दूंगा। बादशाह सलामत, मेरे पास दरबान को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर दरबान ने मुझे कहा कि बादशाह से ज्यादा सोने की गुजारिश करना, और जब तुम्हें सोना मिल जाए तो इसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे इसकी ये बात माननी पड़ी। इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस दरबान को फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। दरबान को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने इससे कहा, ये आदमी तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहा है कि तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो, और ये आदमी कह रहा है कि इसको मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दिया जाए, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुमको इसका पूरा हिस्सा दूंगा। यह सुनकर दरबान बहुत खुश हो जाता है और बादशाह का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर बादशाह कहता है, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैंने इस आदमी को क्या इनाम दिया है? मैंने इस आदमी को 50 कूड़े मारने का हुक्म दिया है, और अब ये कूड़े तुमको मारे जाएंगे। इस पर दरबान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रो रो कर बादशाह से माफी मांगता है, लेकिन बादशाह उसे माफ नहीं करता और कहता है, अगर आज तुमको सजा न दी तो बाकी लोग भी ये काम करेंगे, इसलिए तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि आइंदा कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। बादशाह के हुक्म पर इस दरबान को कूड़े मारे जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और दिल में पक्का इरादा करते हैं कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे। बादशाह बशीर की हिम्मत और ईमानदारी की दाद देता है और उसे बहुत सारा सोना देता है, जिस पर बशीर की गरीबी दूर हो जाती है। वो आइसक्रीम व्यापारी अगल बगल के घरों में रहा करते थे। राजू बहुत सरल और अच्छा इंसान है। वह गरीब था, इस कारण एक छोटा आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपना जीवन बिताता था। रवि घमंड और ईर्ष्या स्वभाव का था। राजू की उस छोटे ट्रक को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह राजू और रवि आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों वहां पहुंचते थे। स्कूल के सारे बच्चे राजू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। रवि का आइसक्रीम ट्रॉली तो बहुत सुंदर और बड़ी थी, लेकिन कोई भी रवि के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता। उतने में एक गरीब लड़का रवि के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगता है। रवि उससे चिढ़कर वहां से चले जाने को कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया, एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। राजू को उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर अपनी बचपन याद आई। राजू की बचपन भी ऐसी ही दी थी, वो भी एक अनाथ था। राजू बच्चे के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा। पूछा, छोटू तुम्हारा नाम क्या है? तेरे कोई नहीं है क्या? बच्चा उदास होकर कहा, मैं अनाथ हूँ, आप मेरा नाम छोटू ही समझ लीजिए। राजू बोला, बेटा मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूंगा, स्कूल भी भेजूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर राजू के साथ चला। इसी बीच में राजू अपने ट्रॉली का बात ही भूल गया। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गई। अब राजू भी कुछ नहीं कर सकता। उदास होकर छोटू को भी अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन राजू सोचता हुआ पूरी रात संकट में बिताई। अगले दिन सुबह रोज की तरह राजू आइसक्रीम बेचने अपने ट्रॉली को लेकर तैयार हो गया। छोटू से कहा, घर वापस आते समय मैं तुम्हारे लिए जरूरत चीजें लेकर आऊंगा। ऐसे कहकर राजू सोचता हुआ वहां से निकल पड़ा। राजू को रास्ते में एक मुनि नजर आए। राजू मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। मुनि ने राजू से पूछा, क्या समस्या है? राजू बोला, मैं अपने इस छोटे गाड़ी से अब तक जीवन चला रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक बालक का भी ख्याल रखनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके सारे जरूरतों को कैसे पूरे करूं। आप ही इस समस्या का परिष्कार कीजिए।
मिनी ने कहा, मैं सब समझ गया। मैं तुझे एक बड़ा जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ। अब यही तुम्हारी समस्याओं को संभालेगी। राजू खुशी से मिनी को धन्यवाद करके उस ट्रॉली को लेकर चला गया। रास्ते में आइसक्रीम बेचता हुआ जा रहा था। इतने में उसको शक लगा कि इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो इतना नहीं लाया। वह डब्बे को खोलकर देखा तो राजू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब मिनी की महिमा है। रोज की तरह राजू स्कूल के पास आ गया। रवि को राजू की इस नए ट्रॉली को देखकर जलन होने लगा। राजू को इस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उन पैसों से राजू छोटू के लिए नए बैग, पुस्तक, कपड़े खरीदकर घर लौटा। छोटू बहुत खुश हो गया। अगले दिन राजू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उसी स्कूल में छोटू को ज्वाइन कर दी। राजू का व्यापार अब अच्छी तरह चल रही थी। कुछ दिनों के बाद राजू का जीवन कुछ ज्यादा ही बदल गया, बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। रवि राजू की इस खुशी को सह नहीं पाया। उसको लगा, क्या ये आदमी आइसक्रीम बेच के इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है। मैं आज रात ही इस बात को पता लगाऊंगा। रात का समय, सब लोग सोने के बाद रवि चुपके से राजू की आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा। उसको तो खाली आइसक्रीम छड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन शक के कारण रवि एक हथौड़े से मार मार कर उस ट्रॉली का सर्वनाश कर दिया। रवि को लगा कि कोई जाग गया है। वह तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह उठकर घर से बाहर आकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। रवि राजू की ट्रॉली को देखा, वह तो ठीक है। रवि अपना परिंदा। किसी गांव में एक शिकारी रहता था और वो रोज शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शिकारी जब शिकार करने जंगल की तरफ गया तो उसे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब चिड़िया उड़ती नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह ये नायाब चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो इसे बाजार में महंगे दामों बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से शिकार के लिए जब अपना जाल बिछाया तो उसमें वो खूबसूरत चिड़िया फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में इस चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी, लेकिन जब चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसे जाल से आजाद होने की कोई सूरत नजर न आई तो उसने मायूस होने की बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, अक्लमंद और भले इंसान, जरा मेरी बात तो सुनो। वो जैसे छोटी और नन्ही सी चिड़िया को पकड़कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम मुझे ज़िब्बा भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और गिनती की चंद नरम और नाजुक हड्डियों से तुम्हारा क्या बनेगा? और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हो तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे? लेकिन तुम मेरी बात मानो और तुम मुझे इस कैद से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। इनमें से पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पे बैठ के करूंगी और नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तुम्हारा खून और बढ़ जाएगा। और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी जो बहुत ही आला और कारामद होगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की
शिकारी ने चिड़िया की ये पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद उसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खुद खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी। पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन न करना, चाहे कोई भी कहे। ये बोलकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फिर उड़ी और दीवार पर जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, गुजरे हुए किसी भी बात का गम कभी न करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 दिरहम का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और इस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते थे, मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके एक बेमिसाल मोती अपने हाथों से खो दिया। इतना सुनना ही था कि शिकारी जोर जोर से इस तरह रोने और चिल्लाने लगा जैसे उसका कोई अपना करीबी रिश्तेदार मर गया हो। रोते रोते बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ ने क्या कर दिया, हाथ आए खजाने को खो दिया। ऐसी नादिर चिड़िया क्यों आजाद कर दी। शिकारी जब खूब रो धो चुका तब चिड़िया ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अरे बेवकूफ और अहमद शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहतें कर दी थी कि गुजरी हुई बात का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ, ए नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कि किसी भी नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन नहीं करना चाहिए, खा वो कैसे ही क्यों न हो। अब जरा अकल से काम लो और देखो तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 दिरहम से ज्यादा का नहीं है, तो फिर 10 दिरहम का मोती मेरे छोटे से वजूद में कैसे हो सकता है। बेशक कहती तुम ठीक ही हो। ए नन्ही मुन्नी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत तो बताती जाओ। अरे भाई, तुमने मेरी पहली नसीहत पर कौन सा अमल कर लिया जो मुझसे तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो। वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते ही फिर से चिड़िया उड़ी और शिकारी उसको देखता ही रह गया। देखा बच्चों आपने, वो नन्ही सी चिड़िया कैसे अपनी अक्लमंदी से इस शिकारी से अपनी जान